नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम बात करेंगे रोड के पास जमीन खरीदने में होने वाली धोखाधड़ी। यानी कि आप कोई भी जमीन जो रोड के पास खरीदने वाले हो या आपने कोई जमीन रोड के पास खरीद ली है तो उसमें धोखाधड़ी के चांस बहुत ही ज्यादा रहते हैं, क्योंकि रोड के पास जमीन बहुत कीमती होती है, चाहे वो रोड नेशनल हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो या सिंपल रोड हो। तो इस प्रकार की कोई धोखाधड़ी आपके साथ ना हो, इसके लिए ये मैंने वीडियो बनाया है। यानी आपने जमीन खरीदने वाले हो तो भी आपको वीडियो देखना जरूरी है, या आपने जमीन खरीद ली है तो भी एक बार इस वीडियो को जरूर देखें, या भविष्य में खरीदने वाले हो तो भी इस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आप जान पाओगे कि किस प्रकार की धोखाधड़ी लोग करते हैं और बाद में आपका एक मोटा अमाउंट उसमें फंस जाता है और फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़े, आपका जो जमीन खरीदने का मकसद है, आपका जो सपना है वो पूरा हो, कि जिस उद्देश्य से आप जमीन खरीद रहे हो उद्देश्य पूरा हो, नहीं तो क्या वो उद्देश्य तो अलग रह जाता है और फिर आपको लगता है कि यार कहाँ पैसा फंसा दिया है। तो इस टॉपिक में अपन बात करेंगे कि सबसे पहले कि कागज देखने में क्या क्या जानकारी रखें या क्या सावधानी रखें, आप कैसे ये पता करोगे कि जो जमीन आपने खरीदी है और जो आपको मौके पर बताई जा रही है वो वही जमीन है। यानी आप खुद कैसे पता करोगे, ठीक है। फिर आप खुद उस जमीन की नब्ती करके कैसे मोटा मोटा अंदाज लगा लोगे कि भाई जो मेरे कागज में लिखी गई है वो जमीन यही है। एक बार तो आपको खुद को देखनी पड़ेगी, फिर किसी एक्सपर्ट से नपाएंगे, पर आप खुद कैसे नापोगे ये भी इस वीडियो में समझेंगे। फिर अपन समझेंगे उस जो जमीन आपको पसंद आ गई, कागज भी सही है, नब्ती भी सही है, सब कुछ सही है, तो उसकी लिखा पढ़ी कैसे करें, एग्रीमेंट करें कि पावर ऑफ अटॉर्नी करें या उसकी रजिस्ट्री कराएं सीधी, क्या अच्छा रहेगा और क्या क्या उसमें सावधान रखें। और अंत में मैं कुछ विशेष बातें बताऊंगा। ये विशेष बातें अगर आप जमीन खरीद भी चुके हो तो भी भविष्य में आपको कोई नुकसान नहीं हो, तो इसको भी देखना बहुत ही जरूरी है। तो अपन सबसे पहले अपन समझते हैं कि जो जमीन आप खरीदने वाले हो, मान लो कि ये रोड है, ठीक है। अब इस रोड के पास में आपने देख ली भाई ये जमीन 2 बीघा है, 4 बीघा है, 1 एकड़, 2 एकड़, जितनी भी आपको पसंद है और जिस किसी भी व्यक्ति ने आपको बताई, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपने जमीन देख ली, पहले जाके मौके पे देख लो, फिर आपको कागज मंगवाना है। कागज में आपको क्या क्या जानकारी रखनी है। एक तो कागज जो मंगवाने हैं वो पूरे कागज मंगवाने। पूरे कागज का मतलब क्या हुआ, एक तो जमाबंदी, वर्तमान, ठीक है ना। वर्तमान जमाबंदी, जैसे कि मान लो कोई जमीन है, जैसे मेरा नाम जमीन है, जमाबंदी आएगी उसमें मेरा नाम लिखा आएगा, मुकेश पिताजी का नाम, यहाँ आएगी 1 हेक्टर 2 हेक्टर जो भी जमीन है। जो एक तो जमाबंदी वर्तमान, दूसरा जो बाद में झगड़े उत्पन्न होते हैं ना, वो कागज बता रहा हूं मैं आपको, कि पुरानी जमाबंदी। पुरानी जमाबंदी से क्या काम है आपके, तो जमाबंदी नई जमाबंदी से रजिस्ट्री होगी। पुरानी जमाबंदी से मतलब ये हुआ कि मेरे पास ये जमीन कहां से आई, यानी कि जैसे कि मुकेश, मैंने किसी व्यक्ति से मोहन से खरीदी, तो मोहन के बजाय विक्रय से मुकेश, या मेरे पिताजी से आई तो विक्रय की जगह आ जाएगा विरासत से मुकेश। ये जमाबंदी भी आपको मंगवानी है, यानी सबसे पहले तो 1 फिर 2। तीसरा डॉक्यूमेंट जो आपको मंगवाना है, नक्शा। इस नक्शे में क्या सावधानी रखनी है, जैसे कि मैं जमीन खरीद रहा हूं, मेरा पटवारी क्या करेगा, एक छोटा सा नक्शा बना देगा, ये 1 हेक्टर है। आपको ये नक्शा नहीं देगा, नक्शा क्या, पूरा नक्शा चाहिए। पूरा नक्शा का मतलब इसमें आस पड़ोस भी हो, ये और इसमें रोड भी दर्शा रखा हो, यानी कि नक्शा पूरा आपको देखना। आपके ऑफिस में, आपके कार्यालय में, या आप जहां जमीन खरीद रहे हो आपके घर पे, उसको बोलो मेरे को वर्तमान जमाबंदी लाओ, एक पुरानी जमाबंदी लाओ, एक नक्शा पूरा लाओ जिसमें सब दिखता हो, ठीक है ना। आपके पास जमाबंदी आ गई, पुरानी आ गई, नई आ गई, नक्शा आ गया। इसमें भी दलाल बहुत होशियार होते हैं और बहुत ज्यादा धोखाधड़ी करते हैं। जो मेरे पास केस आते हैं उनसे मैं सीख कर आपको बता रहा हूं। मैं पिछले 20-22 सालों से जमीन के मुकदमे लड़ रहा हूं, किस प्रकार की धोखाधड़ी, जो एक्स्ट्रा होशियार दलाल होते हैं ना, वो किस प्रकार से एक साधारण व्यक्ति को, या जो कोई रिटायरमेंट हुआ है या जिसके पास कोई बड़ा अमाउंट आया है, उसको कैसे फंसाते हैं, ये आपको बता रहा हूं। तो आपने क्या किया कि वर्तमान नकल जमाबंदी निकाली, ये निकाली। आजकल जमाबंदी ई मित्र से मिल जाती है। अब उसने आपको ला के दे दी और मान लो कि 1 हेक्टर बोल रही है मेरे नाम पे, उस पर विश्वास मत करो, मेरा नाम मुकेश बोल रहा है, बस उसको उस समय कह दो ठीक है कल बात करते हैं। फिर आप ई मित्र के पास जाके उसकी जमाबंदी निकालें। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लो ये जमीन मुकेश के नाम पे, मोहन के नाम पर, उस व्यक्ति ने क्या किया, कंप्यूटर से मुकेश कर दिया, नकल आपको पकड़ा दी, फौजरी कर दी। फिर उसने जमीन में मान लो कि आधा हेक्टर है तो उसने 1 हेक्टर कर दी बढ़ा के, और कंप्यूटर से वो नकल आपको दे दी।
तो आपको क्या करना है, उसके आरआईजी जो नंबर लिखे होते हैं नकल में, वो आरआईजी नंबर से ई मित्र वाले को ले जाके देना, वो 20 रुपए लेगा और आपको उसकी नकल निकाल देगा। तो अगर उसने कोई गांठ फांस की है या कोई गड़बड़ किया है तो इस ई मित्र के यहाँ से आपको जो नकल मिलेगी वो अगर सेम नकल नहीं हुई एक जैसी, तो आप जान जाना कि मामला कुछ न कुछ गड़बड़ है। यानी कि आपको जो नकल दे के जा रहा है दलाल या जो व्यक्ति बेचने वाला दे के जा रहा है, उस नकल को आप आपकी फाइल में लगा लें और खुद ई मित्र से उसकी नकल, वर्तमान नकल देखें। कई बार उस पर स्टे भी लगा होता है और वो नकल पूरा नहीं ले आता है। जैसे मान लो अभी 2024 चल रहा है, वो 2020 की नकल ले आया, उसके बाद स्टे चल रहा है। या कई बार क्या होता है कि उस जमीन को बाद में बेच दी और उसके बाद जो पुरानी नकल है वही आपको दे दी। तो ई मित्र से उसकी क्या है, आज की जिस दिन निकाले उसी दिन की नकल मिल जाएगी। तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा उस पर लोन तो नहीं ले रहा है, उस पर कोई स्टे तो नहीं है या और अन्य कोई विवाद तो नहीं है। ये भी करना है और साथ में ई मित्र से नक्शा भी निकालना है, ठीक है ना। अब ई मित्र से नक्शा निकालने से आपको क्या फायदा होगा कि उसने नक्शे में कोई छेड़छाड़ की है तो भी पता चल जाएगा। वर्तमान नक्शा आपके पास आ जाएगा अगर कोई बंटवारा उसके बाद हो गया है। जैसे मान लो आपको ये जमीन बता रहा है, पूरी बंटवारा पहले वाले बता दी पुराना नक्शा, बाद में पता चला कि उसके इसी से उसने किसी अन्य को दे दिए, तो आपके पास ये भी पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। अब उस ई मित्र वाले को एक बात करनी है, जो आप इस वीडियो का मैं महत्वपूर्ण सार बता रहा हूँ उसको वीडियो को ध्यान से देखें और 2 बार देख लें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि जैसे कि मान लो आपने नकल ले ली, ई मित्र वाला जैसे इस नकल पे अपना बू नक्शा करके ऐप है, उसको जैसे इस पर क्लिक करेगा, आपको ई मित्र वाले के पास जाना, ज्यादा बू नक्शा अपने मोबाइल में नहीं रखना, ठीक है। आपको तो सिर्फ जैसे उसने इस पर क्लिक किया, या जिस व्यक्ति के नाम पे उसका नाम आ जाएगा, उसकी नकल आ जाएगी, नक्शा आ जाएगा, ये तो आगे ठीक। उसको बाद में उसको बोलना कि यार ये रोड बता देगा, इस पर क्लिक कर दो। जैसे उसने इस पर क्लिक किया ये रोड बताएगा, नेशनल हाईवे नेशनल बताएगा। फिर उसको क्या करना है कि यार देखना इस पर क्लिक कर, एक बार इस पर क्लिक कर, यानी इसके चारों पड़ोस है, उस पड़ोसों की नकल भी आपको ले लेंगे। पड़ोसों की नकल लेने से क्या होगा, 20-20 रुपए 100 रुपए लगे तो 100 रुपए आगे आगे बहुत काम आएंगे, फिर लाखों का नुकसान नहीं होगा। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि मैं जो जमीन खरीद रहा हूं उसके पड़ोस कौन है, और ये भी पता चल जाएगा उसके आगे जस्ट रोड है या नहीं है। फिर आपको देखना है कि ये जमीन रोड के टच हो रही है कि नहीं हो रही। ऐसा नहीं हो कि इस जमीन के पीछे किसी की 2 फीट 3 फीट 4 फीट बीच में जमीन आ रही हो और आपको पता भी नहीं चले। तो इससे ई मित्र वाले के यहाँ से जाके आप ये खुद देखे, दलाल को नहीं ले जाए साथ में, ई मित्र वाले के पास ले जाए, उसके नंबर डालते आसपास वाले के जो नंबर डालेंगे तो आपको सारा पता चल जाएगा कि जमीन जो ले रहे हैं उसके पड़ोस कौन से और कौन सी जमीन है और ये उसमें जो बेच रहा है उसका कितना हिस्सा है। ये बात आपकी समझ में आ गई। अब सबसे ज्यादा जो मुकदमे आते हैं वो क्या आते हैं उसको भी आप समझ लीजिए। उसमें क्या होता है कि सबसे ज्यादा वो बेचने वाले उसमें बदल जाता है बाद में, और फिर जो पैसा उसके पास चला गया ना, फिर वो बात ही अलग ढंग से करता है। और जब आपको इतना गुस्सा आता है कि फिर चालक सिर फोड़ दूं, पर सिर फोड़ना नहीं, अपने को पहले से ये वीडियो पूरा देख लेना है। तो उसमें क्या वो गड़बड़ करते हैं व्यक्ति, जैसे कि ये जमीन देखिए, ये जमीन, इसमें मेरा मान लो नकल देखिए आपने, उसमें नाम चल रहा है मेरा, एक नाम तो आ गया मोहन, दूसरा नाम आ गया जैसे मेरा नाम आ गया मुकेश, ठीक है। ये जमीन टोटल है मान लो 2 हेक्टेयर जमीन, 1 हेक्टेयर में 2 हेक्टेयर जमीन है, 1/2 और 1/2, 4 नाम हो गए थे, 1/4 1/4 आ जाएगा, अंत में हेक्टेयर लिखा होता है, उससे पता चल जाएगा कितनी जमीन है, मेरा कितना हिस्सा। अब इसमें सबसे ज्यादा जो गड़बड़ क्या होती है, ये रोड के पास जमीन है। अब मुकेश यूं कह रहा है कि हमारे हिस्से हो गए, ये तो है मोहन का, ये है मुकेश का, और ये रास्ता दे रहा है, ठीक है। और आपको 1/2 की आपके हिस्से की आपके रजिस्ट्री करा रहा है वो। यही सबसे बड़ी गड़बड़ है और यही सबसे बड़े मुकदमे में उलझने का कारण। आपको अगर हिस्से में कोई जमीन है नक्शे में, तो आपको रोड पे ले रहे हो, नेशनल हाईवे पे ले रहे हो, बहुत ज्यादा कीमत दे रहे हो, तो मेरी सलाह है कि आप उसको जब तक नहीं ले, जब तक बंटवारा नहीं हो, कि नहीं भाई मुझे ऐसा, क्योंकि खाते में तो सबका, यहाँ पर भी मोहन का नाम है, यहाँ पर भी मोहन नाम हो, मौके पे ऐसे ही बता रहा है कि हमारे आपस में बंटवारा हो गया, स्टाम्प लिख दिया, वो कुछ नहीं चलेगा। और फिर बाद में उलझते जाओगे, हर जगह हर पत्थर पे मोहन मुकेश का नाम है, 1/2 1/2, आप ये समझ लो, भले मौके पे वो मुकेश आगे बैठा हो, तो आपको कहना नहीं मेरा बंटवारा करवा के दो। बंटवारा अगर दोनों सहमत है उसी दिन हो जाएगा, दोनों सहमत है मोहन और मुकेश, तो उसी दिन हो जाएगा। भले ही मोहन आपको कह दे कि साहब मेरे तो पीछे आ गई और मैं आ गया, मुकेश की आ गई, तो भी नहीं लेनी जब तक बंटवारा नहीं हो, क्योंकि आप बाहर के व्यक्ति और दूर जमीन ले रहे हो, तो फिर ये दोनों मिलकर उलझा देंगे। आज तो भी मुकेश और मोहन अलग अलग बात का एक ही बात करें, फिर अलग अलग बात करेंगे। तो आपको बंटवारा कर लेना, भले सहमति से कराओ, सहमति से नहीं कराओ तो अकेला मुकेश भी बंटवारा कोर्ट से, एसडीओ कोर्ट से करा सकता है। एसडीओ कोर्ट से बंटवारा कैसे कराता है, इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। ये मतलब आपके भविष्य के लिए उलझो नहीं, इसलिए बता रहा हूँ।
अब इसमें क्या चक्कर पड़ता है, आपका स्वार्थ ही आपको डुबाता है। दलाल क्या बोलता है, सर लेनी हो तो लो, नहीं लेनी हो तो हमारे दूसरे ग्राहक है, हमारे तो ज्यादा पैसे देने वाले हैं, फलाना साहब आ रहे हैं, टिकट साहब आ रहे हैं, तू देना हो तो उसको दे दे। आपके 50 लाख 40 लाख 20 लाख या 1 करोड़ लेकर उलझना नहीं है। वो दलाल तो आपको बोलेगा कि आपको नहीं लेनी, मैं दूसरा दे रहा हूँ, दूसरा दे दे, मैं तो बंटवारा करके ही लूंगा। ये मेरी आपको सलाह है। फिर आप चाहो तो आप लेना तो आप लो, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। एक सावधानी आपको मैं और बता रहा हूं, जिस पर भी सबसे ज्यादा मुकदमे आते हैं और एसडीओ कोर्ट में सारे मुकदमे उसी गड़बड़ के हिसाब से ज्यादातर मुकदमे भरे होंगे, ठीक है ना। ये जो जमीन है वर्तमान में आपने देखा, आपका कोई दोस्त भी नहीं, देखो ये जमाबंदी, उसमें आपका आपने देखा इसका तो सिंगल खाते हैं, जिसमें दूसरे का क्या नाम लूं, मेरे नाम ही ले लेता हूं, ठीक है। मुकेश के नाम पे और मेरे नाम पे 1 हेक्टेयर जमीन, भले 1 बीघा 2 बीघा कितनी, और नक्शे में भी कंप्लीट, आपने पड़ोस भी देख लिया कंप्लीट, रोड भी कंप्लीट, और मैं रजिस्ट्री कराने को तैयार हूं और पैसा एक साथ लेने को तैयार हूं, सब मामला कंप्लीट हो गया। इसमें भी एक गड़बड़, जो छुपी हुई गड़बड़ होती है वो बाद में आती है। इसके लिए मैंने पहले आप बताया था पुरानी नकल भी निकालनी। वो पुरानी नकल से आपको कैसा पता चलेगा, आपको ये देखना है इसमें कि ये जमीन मुकेश के पास कैसे आई। अगर ये जमीन विरासत से आई है, ठीक है ना, तो आपको जमीन लेने से पहले क्या काम कराना, जैसे पुरानी नकल में देखा, जैसे मेरे पिताजी का नाम देखा, पिताजी के नाम विरासत से मुकेश, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि इसमें जो मेरी बहनों के नाम क्यों नहीं आए, ठीक है। एक तो बहनों के नाम क्यों नहीं आए, जो जिस व्यक्ति से ले रहे हो उस व्यक्ति से बोलना कि आपकी बहनों के नाम नहीं आए, इसलिए बहनों का स्टाम्प लिख के देवे कि भविष्य में कोई मुकदमा नहीं करेगी। और उन्होंने हक त्याग कर दिया, हक त्याग के नाम भी नहीं है तो भविष्य में मुकदमे की मांग, मतलब जमीन में अपने हिस्से की मांग नहीं करेगी। या उसका कोई भाई जिसका नाम छूट गया तो उससे भी लिखवा के ले, वैसे भाइयों के नाम छूटते नहीं, पर मान लो कभी छूट गया तो उसका भी लिखवा के। दूसरा, जैसे कि मेरे बेटे हैं 2, अब हो सकता है कि ये जमीन मेरे पुश्ते नहीं आई और मैं इस जमीन को बेच रहा हूं, तो मेरे बेटे या मेरी बेटियां फिर मुकदमा लगाएगी कि मेरे पिताजी ने जमीन कैसे बेच दी, हमारा भी हिस्सा था। क्योंकि नेशनल वाइड जमीन है ना, सबके दिमाग में फिर वो चलती रहती है। एक बार पैसा आ गया, पैसा 2 करोड़ 50 लाख 20 लाख जेब में रख दिया, तो उसमें क्या होता है कि बेटे बेटियों का भी लेबर चक्कर पड़ता है। तो अगर बेटे बेटी बालिक है तो उनको उनसे भी स्टाम्प पे लिखवा के लेवे कि मेरे जो पिताजी जमीन बेच रहे हैं उस पर मैं सहमत हूं। और नाबालिग है तो उनकी जिसकी पत्नी है मुकेश की, उसके भी सिग्नेचर कराए, और मुकेश को भी बोले कि भाई ये जमीन है जो मैंने इसलिए बेच रहा हूँ, स्टाम्प लिखा पढ़ी कराया कि मुझे पारिवारिक रुपयों की सख्त आवश्यकता है, मुझे अपने पुत्र पुत्री को पढ़ाने के लिए भी रुपयों की जरूरत है, बस पुत्र पुत्री को पढ़ाने के लिए रुपये की जरूरत लिख दे, ये लिखवा देगा आप दो। क्यों, पुत्र बोलेंगे कि हमारे से आगे तेरे पिताजी ने तेरे को पढ़ाने के लिए पैसे दिए थे। तो इसमें अगर पुश्तैनी जमीन है तो उसमें आपको ये काम करना बहुत ही जरूरी। और अगर ये जमीन मैंने मुकेश ने खुद विक्रय से लिए किसी अन्य व्यक्ति से, तो आपके कोई समस्या आने वाली नहीं है। ये बात वापस सुन लीजिए। आपको देखनी है जिस व्यक्ति से आप जमीन खरीद रहे हो उसके पास वो जमीन कहाँ से आई। ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक उसका नाम आ गया, या तो उसने किसी से खरीदी होगी, कुछ दान की होगी, या उसके पिताजी से आई। अगर उसके पिताजी से वो जमीन आई है तो उसकी बहनों के नाम उसमें क्यों नहीं जुड़े, इस पर आप पता कर लेंगे। उसके बच्चे बच्ची कल को विवाद नहीं करे, इसके लिए भी आप इसमें स्टाम्प जो मैंने बताया उस अनुसार लिख लेंगे, ताकि आपके कोई दिक्कत नहीं आए। अब अपन बात करते हैं कि आपने सारे डॉक्यूमेंट देख लिए, ये भी हो गया वो भी हो गया, चलो। अब कई बार क्या होता है, आप जैसे दिल्ली में बैठे हो, बॉम्बे में बैठे हो, या विदेश हो, देखो मेरे पास कई लोग बाहर विदेश से भी फोन करते हैं कि हम नोएडा में जमीन ले रहे हैं, हम दिल्ली में जमीन ले रहे हैं, हम जयपुर में जमीन ले रहे हैं, वकील साहब हमारी हेल्प करो। तो मैं वहाँ हर जगह तो मैं जा नहीं सकता, उनको डॉक्यूमेंट मेरे जो व्हाट्सएप पे भेजते हैं मैं व्हाट्सएप पे चेक करता हूँ, देखता हूँ। कई बार जो बदमाशी होती है उसमें, जैसे कि मान लो मेरे नाम अकेला नाम का मुकेश का नाम, और मेरे जब विरासत से जमीन आई है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, आप बाहर बैठे बोल देंगे यार इसके तो कोई भाई बहन है ही नहीं, किससे लिखवाए, इसके तो अकेले ही है। तो इसलिए आप, अगर आपको शंका है बहुत बड़ा अमाउंट है, जहां मुकेश रह रहा है वहां के जो सरपंच है उससे एक लेटर पैड पे लिखवा के ले लेंगे इसके कोई वारिस है या नहीं वारिस है। जैसे मुश्किल काम है पर सरपंच लिख के दे देगा। या आप आपका किसी व्यक्ति को उस गांव में बेच कर भी पता कर लेंगे झूठ तो नहीं बोल रहा है। देखो जमीन खरीद रहे हो तो सब पता आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बाद में बार बार जमा कर उलझना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बात होगी। अब बात करते हैं अपन दूसरे टॉपिक पे। कौन सा टॉपिक थे, दूसरे पॉइंट पे। जो जमीन खरीद रहे हो वही जमीन है क्या, भाई आपने सारा देख लिया, विरासत तो देख लिया, ये देख लिया, ये हो गया। अभी आपको जमीन बता रहा है ये कि ये 1 हेक्टेयर होगी या 2 बीघा होगी, और उसी व्यक्ति के नाम पे रोड के से दूर वापस एक जमीन और है, ठीक है ना, वो भी 1 हेक्टेयर ही है, 1 बीघा ही है करीब, या आसपास ही होती है। अब वो क्या करता है, कागज तो इस जमीन के बता देता है, दिखाता ही है,
ज्यादातर दलाल इसमें यही चाल बनते हैं। तो आप ये जमीन सोच कर ले लेते हो कि यार वही जमीन है, और बाद में पता चलता है कि यार जमीन बेची हो तो ये जमीन है, और जब आप कब्जा करने जाते हो तो ये कहाँ बेची, मैंने तो वहां बेची। फिर आप उसको कितना भी समझाओ वो बोलने को तैयार नहीं, कोर्ट में जाएगा बोलेगा मैंने तो यही बेची, रोड पे बेची नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो मैंने ई मित्र वाला तरीका बताया ना, इसके पड़ोस, आप जब वो व्यक्ति नहीं हो, जब मौके पर आपने जमीन देख ली, जब वो व्यक्ति जो या वो दलाल नहीं हो, तब जाके जो ई मित्र से आपने पड़ोस पता किया ना, फिर जाके पता करो कि इस पास में कौन है। जैसे ई मित्र में इसका पड़ोस मोहन बता रहा है, तो उस खेत क्या वास्तव मोहन का है, ये हीरालाल बता रहा है क्या हीरालाल का है, ये गोविंद का बता रहा है क्या गोविंद का है, और यह रोड नक्शे में बता रहा है क्या रोड नक्शे में बता रहा है ये रोड ये तो नहीं, मान लो ये बड़ा रोड है नेशनल हाईवे का नहीं, ये कोई छोटे रोड पे दे रहा है। तो उलझे नहीं, एक बार जल्दबाजी नहीं करे, जमीन खरीदने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करे, जल्दबाजी की डूबे। इन पड़ोसों से आप स्थानीय लोगों से पूछकर भी ये पड़ोस पता कर ले कि हाँ ये पड़ोस से आ रहे हैं, तो समझ लो कि वो जमीन वही है। नक्शे में भी देखना है, प्लस पड़ोस भी आपको देखना है। प्लस आजकल क्या है कि मोबाइल से ऑनलाइन लोकेशन बताते हैं, मगर वो ऐप अभी सिर्फ पटवारियों को दे रखे, अपने को नहीं दे रखे। तो संबंधित पटवारी के आप मोबाइल नंबर लेकर उनसे भी पूछ सकते हो, या आप जाके पटवारी से मिलकर भी पूछ सकते हो, क्योंकि बड़ा अमाउंट है तो एक बार आपको जांच अवश्य करनी चाहिए। यानी जो जमीन ले रहे हो वो वही जमीन है, इस पर आपको कोई दिक्कत नहीं आए। फिर आती है बात नब्ती की। जैसे कि मान लो कि ये जमीन है 4 बीघा है या 4.5 बीघा मान लो, या 1 हेक्टर मान लो, ठीक है। हमारे इधर 1 हेक्टर में लगभग 4.5 बीघा होती है। राजस्थान में भी अलग अलग तहसीलों में अलग अलग, इसलिए अब हेक्टर कर दिया सब जगह ताकि दिक्कत नहीं आए। तो जैसे ही आपके हेक्टर में जमीन आपने मान लो ये ली, मान लो 1 हेक्टर जमीन ली 4.5 बीघा, अब आप नब्ती कैसे करें, आप खुद की बोला था ना मैंने, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से यहाँ फीता ले लेना, यहाँ से यहाँ फीता ले लेना, खुद ही माप लेना, उसका माप निकाल के ले आना। उस दलाल जब नहीं हो या दलाल हो तब। मैं तो क्या करता हूँ, मैं जमीन माप देता हूँ तो मेरा तो फिक्स है, मैं तो सिर्फ चल के पता लगा लेता हूँ कि जमीन कितनी है। एक बार राउंड लगाया, पाउंड गिन लेता हूँ, इतने पाउंड हुए, फिर मैं हिसाब लगा लेता हूँ। अब आपके पाउंड छोटे बड़े हो सकते हैं, मेरे छोटे बड़े हो सकते हैं, इसलिए वो बात मैं नहीं बताऊंगा कि 1 पाउंड में कितना नब्ती आती है। मगर आप इस पर एक बार घूम कर या फीता डाल के आप देख ले और लिख के ले आना। फिर आपके पास लिख के लिया तो आपके पास मोटा मोटा आ जाएगा कि जमीन कितने स्क्वायर फीट है। हेक्टर को स्क्वायर फीट में कैसे बदलता है, इस पर मैं अलग से पूरा वीडियो बना दूंगा, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर जो दिक्कत आती है मेन नब्ती में, उसमें क्या होता है सर, ये नेशनल हाईवे, ये उदयपुर आने का, ये उदयपुर जाने का रोड है, ठीक है, ये बीच में यहाँ से यहाँ रोड इतना चौड़ा। तो आप जब भी नब्ती करें तो फीता या बीच में डालें, यहाँ से यहाँ तक। जमीन भले आपकी यहाँ से ले लो, ठीक है, बीच में एक बार रोड के 2 भाग कर दें, बीच में जहाँ हो वहां से फीता डालें, और वहां से भी नब्ती करें कि रोड क्या, क्योंकि आपको यह भी पता होना चाहिए कि रोड की जमीन कहां तक है। अब आपका प्रश्न होगा कि साहब नेशनल हाईवे से कितनी दूरी पर जमीन मालिकाना हक होता है, इसका हर राज्य में अलग अलग मामला। यानी कि नेशनल हाईवे अगर गांव से निकल रहा है तो उसकी दूरी अलग होगी, एकदम बंजर भूमि से निकल रहा है तो कुछ चौड़ा होता है, सिटी से वो नेशनल हाईवे निकल रहा है तो वहां पर थोड़ी ऊंची नीची होती है, तो इसलिए फिक्स नहीं। जैसे कई जैसे यहाँ से बीच से लगाकर 75 फीट भी है, कहीं कहीं ये बीच से लगाकर 90 फीट भी है, ठीक है ना, कहीं कहीं ये बीच से लगाकर 100 फीट भी है ना। तो इसका पता आपको क्या करना है, आपके जो जमीन खरीद रहे हो उसके जो पास में पटवारी साहब है उनसे पूछ ले, या तहसील कार्यालय से पूछ ले। जमीन खरीदते तो एक बार जाना तो पड़ेगा ही कि नेशनल हाईवे से कितनी दूरी तक नेशनल हाईवे की जमीन है, क्योंकि पेड़ लगाने के लिए रखते हैं। आपको इतनी जमीन दे रहा है, बाद में पता चला कि इतनी जमीन तो नेशनल हाईवे में जा रही है, फिर आप यहाँ पे कोई निर्माण भी नहीं करना पड़ो, इतनी जमीन आपके कम पड़ जाएगी। तो एक बार तो खुद नब्ती कर ले, फिर नेशनल हाईवे कितनी जा रही है उसके बाद नब्ती करके देख ले। तो ये जो जमीन जा रही है, मान लो कि रिकॉर्ड में जो जमीन है वो मौके पे है कि नहीं है। अगर मौके पे जमीन कम पड़ रही है तो आप उसके हिसाब से उसको पैसा देवे, या उसको बता देवे कि भाई मैं पता करके आया हूँ नेशनल हाईवे से इतना दूर सरकार की जमीन है। बाद में आपकी जमीन आती है, अब बाद में तो इतनी जमीन है, भले आपके रिकॉर्ड में ज्यादा बता रही हो, तो आप जो पैसा दो वो इसी जमीन का दो जो आप खरीद रहे हो। यानी नब्ती आपको खुद करनी है, हेक्टर से बीघा, 1 हेक्टर में कितने स्क्वायर फीट होते हैं, कितना बीघा होता है, उसकी नब्ती कैसे करनी है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में उसी के ऊपर बनूंगा। यानी नब्ती के बारे में आपको पक्का पता होना चाहिए। कई बार खेत ऐसे भी होते हैं जिग, उसमें नब्ती आप ऐसे करो, चक्कर रूप में कर लो, मोटा मोटा नब्ती तो ही जाएगा आपके पास, यहाँ से यहाँ की, यहाँ से तो उसे नकल से पता चल जाएगा लगभग कोई बैटरी है या नहीं बैटरी, या किसी एक्सपर्ट से जाकर भी नब्ती करवा लेनी चाहिए। फिर सबसे बड़ी बात आती है लिखा पढ़ी की। सब जमीन सब है, कुछ डॉक्यूमेंट कंप्लीट है आपके, अब आप लिखा पढ़ी क्या करें। तो मेरी तो राय देखो, लिखा पढ़ी में मैं जो राय देता हूँ,
कोई लिखा पढ़ी ज्यादा एग्रीमेंट कराने की, सीधी रजिस्ट्री कराई, यानी प्रायोरिटी इसको देवे। फर्स्ट पसंद आ गई, लिखा पढ़ी में 2 व्यक्तियों से खरीदे, 3 व्यक्तियों से खरीदे, सबसे पहले रजिस्ट्री करावे, और जो पैसा देवे वो पैसा जरिए चेक देवे। अब इसमें दिक्कत क्या आती है कि लोग क्या करते हैं कि रेट है वो रेट बताते हैं कम, ताकि सरकार में कम पैसा देना पड़े, और पैसा देते हैं ज्यादा। तो मेरा इसमें ये राय है कि जो आप पैसा दे रहे हो, भले पैसा सरकार में ज्यादा जाए, जो रेट दे रहे हो वही रेट लिखवाइए। उससे क्या होगा, मान लो कल को एग्रीमेंट वो कैंसिल कराने के लिए दावा भी कर देगा, तो फिर जो आपका रेट आपने रजिस्ट्री में लिखा वही पैसा आपको मिलेगा। जैसे आपने 50 लाख में जमीन ली और रजिस्ट्री में आपने 20 लाख ली गई, तो मान लो कभी उसने मुकदमा कर दिया, ऐसा कुछ पॉइंट आ गया जिससे आपकी रजिस्ट्री कैंसिल होगी, तो आपको 20 लाख के हकदार रहेंगे, फिर 50 लाख के नहीं रहेंगे। फिर भी कुछ लोग करते हैं, इस पर आप सोच समझ कर निर्णय करें, अपने जो स्थानीय एडवोकेट से उससे सलाह लेवे कि आपको क्या करना है। पर मेरी राय तो यह है कि जो पैसा दे रहे हो वही पैसा आपको लगा लिखना उसमें चाहिए, सीधा रजिस्ट्री करानी चाहिए। कई बार क्या होता है, व्यक्ति देखता है यार अभी नहीं, अभी सिर्फ एग्रीमेंट करा दे, बाद में रजिस्ट्री करा दे। तो एग्रीमेंट कराते समय एग्रीमेंट क्या क्या सावधानी रखें, इस पर मैंने लगभग 30-40 वीडियो बना रखे हैं। तो उस वीडियो में आप देख लेंगे कि भाई चैनल पे जाके कि भाई एग्रीमेंट में क्या लिखवाना है क्या नहीं लिखवाना है, और एग्रीमेंट हो सके तो पंजीयन एग्रीमेंट कराएं, और उसमें समय फिक्स डालेंगे, इतने समय में उसको सामने वाले को रजिस्ट्री करानी है, ताकि आपके, और अगर सामने वाला इतने समय में रजिस्ट्री नहीं कराता है तो आप पैसा वापस किस मोड में लोगे या कोर्ट से रजिस्ट्री कराओगे, वो बात भी लिखनी जरूरी है। यानी कि लिखा पढ़ी पर मैंने अलग से कुछ वीडियो बना रखे, तो उन वीडियो को आप विशेष रूप से देखें। विशेष सावधानी है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, छोटी सी है, कुछ सेकंड में पूरी कर दूंगा, बट जो वो बात मेरे चैनल के मेन उद्देश्य भी वही है, इसलिए ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। आपने कोई जमीन खरीदी है, आप कोई जमीन खरीदने वाले हो, या कोई जमीन मुकदमा चल रहा है लंबे समय से, या कोई भी डिस्टर्ब काम हो रहा है जो आपके दिमाग में दिन रात चलता रहता है कि यार जमीन खरीद के गड़बड़ कर दिया, तो या एग्रीमेंट लेके गड़बड़ कर दिया, तो ये जो मेरे नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर आप मुझसे सलाह ले सकते हो, ठीक है ना। सलाह लेने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास यानी आपके आसपास आपके जिले में कोई भी गौशाला हो, ठीक है ना, मेरे बताई गौशाला नहीं है, मैं कोई गौशाला नहीं बता रहा हूँ, आपके पास जो भी गौशाला हो वहां पर 500 रुपये आपको रसीद कटवानी है, वो रसीद इस नंबर पर व्हाट्सएप करनी है। तो मुझसे आपको बात करने का समय आपको मिल जाएगा, एक मैसेज आएगा आपके, उस मैसेज के जरिए आपको समय पता चल जाएगा कि कब बात कर सकते हो। यानी कि आपको गौशाला में दान कराओगे, कोई सी भी गौशाला में दान कराओगे, 500 रुपये मैं मान लूंगा कि मेरी फीस है। कई बार कई दिक्कत होती है कि आपके आसपास गौशाला नहीं होती और आपको बात करना जरूरी होता है, तो फिर आप क्या करें, 300 रुपये गूगल पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मेरे इस नंबर भेजें, तो भी मैं बात कर लूंगा। पर कोशिश यह रखनी है कि गौशाला में रसीद कटवाएं। गौशाला में रसीद कटवाना ही हमारा मेन चैनल का उद्देश्य है। ये 300 रुपये लेकर कमाने का उद्देश्य नहीं है। हालांकि 300 रुपये मैं गौशाला में नहीं डालता हूँ, आपको बोल रहा हूँ, आप दिमाग लगा के सोचते हो कि साहब ये 300 रुपये हम दे रहे हैं, आप ही दे देना, मैं नहीं देता हूँ, ये मेरे निजी उपयोग में लेता हूँ, क्या ना, आइसक्रीम ला के खाता हूँ, खाना खाता हूँ, कपड़े लाता हूँ, वो काम करता हूँ। गौशाला में मैं नहीं देता हूँ, गौशाला में आपको ही देने हैं। और फिर गौशाला नहीं हो तो ही डाले, ऐसा नहीं कि 200 रुपये बचाने के चक्कर में अपन 300 डाल दें, ऐसी बचत नहीं करें, ठीक है। अब जो लास्ट पॉइंट है अपना, विशेष सावधानी, जो भविष्य में आपको कोई दिक्कत नहीं दे रहे, ठीक है ना। ये क्या बात कर दी वकील साहब, बात तो करनी पड़ेगी ना। आप जो मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे चैनल देखते हैं, भले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, भले मैसेज नहीं करते हैं, भले लाइक नहीं करते हैं, फिर भी मुझे तो आपकी चिंता रहती है। ये जो जमीन आपने खरीद ली, सब कुछ देख लिया आपने, कागज देख लिए, वही जमीन देख ली, नब्ती भी देख ली, लिखा पढ़ी करा दी, रजिस्ट्री करा दी, फिर भी कोई ना कोई समस्या भविष्य में उठ खड़ी होती है, और आपको लगता है कि यार इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं, ये कैसे आ गई, है ना। तो उस पर भी आपने देख लिया कि बेटा बेटी भी इसके नहीं है, उनसे भी लिखवा लिया, बहनों से भी लिखवा लिया, सारा कुछ कर लिया, फिर भी कुछ समस्या आ जाती है। तो वो जो समस्या है, उसमें फर्स्ट समस्या आती है कि कई बार क्या होता है कि जो रोड है, जैसे सिंगल रोड है, ये रोड नेशनल हाईवे बदलने वाला होता है, या इस रोड की चौड़ाई बदलने वाली होती है, या रोड यहां से कैंसिल होकर दूसरी तरफ जाने वाला होता है। इसका आपको पता ही नहीं होता, आप अगर दूर रह रहे हो तो, ठीक है। अब मान लो ये रोड यहाँ का, मान लो ये 30 फीट रोड ही है, और नेशनल हाईवे बदलने के बाद ये 150 फीट हो गया, और आपकी जमीन तो पूरी रोड में चलेगी। अब मान लो आपने 50 लाख रुपए दिए, तो रोड में अगर कन्वर्ट जमीन नहीं है तो उसके आपके 10 लाख ही आएंगे, 40 लाख शुपड़ा साफ। तो ये रोड चौड़ा होने वाला है,
या नहीं चौड़ा होने वाला है, या दूसरी तरफ तो नहीं निकल रहा है, इसके संबंध में आप जो संबंधित कार्यालय है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले जो कार्यालय होते हैं, या जो रोड के जो भी कार्यालय होते हैं, तो हर तहसील लेवल पे कार्यालय होता है या जिला लेवल पे कार्यालय होता है, वहाँ से पूछ लेवे, पटवारी साहब से पूछ लेवे कि भविष्य में कोई रोड निकलने के भी प्रस्तावित तो है या प्रस्तावित नहीं है। उससे क्या होगा कि आपके जो भविष्य में आपको लग रहा है, मान लो उसको बेचने वालों को भी लग जाता है कि रोड चौड़ा हो रहा है, मेरी जमीन तो पूरी जा रही है, और जब रोड की जो एक बार विज्ञप्ति निकल जाती है उसके बाद वो जमीन कन्वर्ट नहीं होती है। कन्वर्ट हो गई तो आपको काफ़ी सारा पैसा मिल जाएगा, और कन्वर्ट नहीं हो रही है तो फिर वो बेच देता है, और बेचने के बाद आपको पता चलता है और आप उसमें उलझ जाते हो। तो ये भी आप पहले आपको पता कर लेना है कि भाई ये क्या मामला है और किस प्रकार से हो रहा है। दूसरी जो मैं बात बताता हूँ आपको, जो इस टॉपिक में मैंने नहीं लिया था लिखना, महत्वपूर्ण ही है, सबसे महत्वपूर्ण ही है। ये दूसरी बात है, चलो विशेष बात में लेते हैं, कब्जा। अब आपने ये जमीन जो ली, ऐसा नहीं कि जमीन कोई पकड़ के बैठा है, कागज देख लिया, जमीन भी वही है, नब्ती भी आपने कर लिया, लिखा पढ़ी रजिस्ट्री भी करा ली, लिखा पढ़ी रजिस्ट्री कराने से पहले ये देख ले कब्जा है कि नहीं है। तो कब्जा तो जमीन तो बोलेगी नहीं, आप जाके देखना है उसमें जिस व्यक्ति का कब्जा है उससे, या किसी व्यक्ति को उसने पहले बेच रखी हो, और आपको बाद में दे दी हो, या उसने कोई लोन ले रखा हो और गिरवी वाला तो आपको पता चल जाएगा, या किसी गिरवी देख रखी स्टाम्प लिख के और आपको पता ही नहीं, या किसी भी तरह से उसका कब्जा नहीं है, कब्जा संबंधी कोई विवाद है और वो जमीन बेच रहा है, तो आपको क्या करना है, जमीन के कागज सारे देखने के बाद सीधी रजिस्ट्री नहीं करानी है, उसको क्या करना है, आज इस कब्जे संबंधी सही तथ्य पता लगाने का कुछ टिप्स देता हूं मैं, फिर भी आपको विशेष ध्यान रखना, सिर्फ इन टिप्स पर भी आधारित नहीं रहना। एक तो ये हो सकता है आप आसपास पूछे, इसमें भी दलाल बड़े समझदार होते हैं, वो दलाल आसपास आदमी अपने छोड़े रखते हैं कुछ दिन, 2 4 5 10 दिन के लिए, जब भी आप जाओगे तो वही मिलेंगे आपको, क्यों, उनको तो बड़ा अमाउंट लेना है, उनको दे देंगे 1000 रुपए। तो आसपास पूछे तो उसमें आपको ध्यान रखने, कहीं ऐसे व्यक्ति को तो नहीं पूछ रहा हूँ जो दलाल पहले से छोड़ गए, यानी दलाल को पता है कि हम यहाँ जमीन बता के जा रहे हैं, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, 10 दिन बाद आएगा दलाल, 1 आदमी 2 आदमी को जमीन के पीछे बिठा देता है, 500 रुपये 1000 रुपये रोज देता है, और कहता है नहीं ये तो उनकी जमीन है, पक्का है, यहाँ कोई विवाद नहीं, हम गारंटी ले रहे। और वो आप आस पड़ोस की जमीन की रेट पूछोगे तो वो रेट ज्यादा बताएगा, नहीं ये जमीन आप ले रहे हो, ये मुझे तो ये पास वाली जमीन तो साहब अभी फलाने साहब ने ली, ये तो 50 लाख बीघा ली, और दलाल आपको 30 लाख बीघा दे रहा होगा, तो आपके दिमाग में आ जाएगा अरे यार ये तो मेरे को बहुत सस्ती पड़ी है। तो दलाल जो होते हैं, जो अच्छे दलाल नहीं है, अच्छे दलाल भी होते हैं, अगर कोई दलाल देख रहा है तो बुरा मानेगा, तो जो चीटर है वो क्या करते हैं, 1 2 आदमी लगा देते हैं, महीने भर के लगा दिया उन्होंने, 10,000 20,000 50,000 उनको दे दी। तो उस समय आपको ध्यान रखना है कहीं ये दलाल का आदमी तो नहीं है, ठीक है, यानी आसपास पूछे तो सावधानी रखनी है। बाकी जनरली किसान लोगों से ही आप पूछे, कभी कभी जो जनरली किसान होते हैं खेत में काम कर रहे थे उनको भी दलाल पैसे देता है, 1000 रुपये 2000 रुपये पूछने आए, यही बोलना, तो उसमें भी आप सावधान रखें। दूसरा क्या करना है, आपको जमीन के यहाँ पर भी कुछ हलचल कर देनी है। हलचल क्या कर दी, जैसे यहाँ आगे बाउंड्री है, थोड़ी सी बाउंड्री जैसे भी से हटा दीजिए, या थोड़ा खड्डा कर दीजिए, ठीक है, या फिर यहाँ पे बाउंड्री वाल लगाने के लिए आप पूरी एक नींव खोद दीजिए। अगर जमीन आपको लेना पक्का हो गया है तो उस व्यक्ति को बोलिए कि जो जमीन आपको बेच रहा है कि तू बाउंड्री करा के दे, ठीक है, बाउंड्री के पैसे मैं आपको दे रहा हूँ, और जो बाउंड्री के पैसे देवे उसकी लिखा पढ़ी कर लेवे और चेक से पैसे देवे और फिर रजिस्ट्री करावे। उससे क्या होगा, बाउंड्री में कोई विवाद आया, चेक से आपने उसको पैसे दिए बाउंड्री कराने के, वो मैं तेरे को दे रहा हूँ, तू आगे ठेका दे किसी को भी, ठीक है, उसमें हो सकता है वो 2000 5000 20,000 ज़्यादा भी ले ले, बाउंड्री का ठेका उसी दिन, अगर बाउंड्री कराते समय कोई विवाद होगा तो आपके बाउंड्री के पैसे का ही विवाद रहेगा, फिर बाउंड्री के पैसे कोर्ट से आप ले लोगे, क्योंकि आपकी लिखा पढ़ी पहले आपने कर रखी। तो बाउंड्री कराते ही विवाद जो भी होगा सामने आ जाएगा। अगर आपके बाउंड्री करवाने की इच्छा नहीं है कि यार बाउंड्री कराने में खर्चा बैठेगा, इतना पैसा भी नहीं बन रहा है, तो आपको क्या करना है, 1 महीने के लिए 10 दिन के लिए एक आदमी को चेयर लगा के बिठा देना वहीं पर भी, और छोटा सा एक प्लास्टिक बिछा के, प्लास्टिक का टेंट बना के, यही इसको बोलना कि तेरे को 15 दिन यही खाना बनाना, अपना आदमी, तो वो बैठा रहेगा। तो कोई अगर जमीन संबंधी कोई मामला है या कोई व्यक्ति है तो उससे आगे पूछेगा तू क्यों बैठा है, क्या चक्कर है, तो भी आपको विवाद का उसमें पता चल जाएगा। यानी कि विवादित जमीन न हो इसका कोई फिक्स सूत्र नहीं है, ठीक है, आपको आपकी होशियारी से इसमें पता लगाना पड़ेगा। मैंने 2-3 पॉइंट बताए, उस पॉइंट पर आप ध्यान देवे। सबसे बढ़िया तो ये कि आप बाउंड्री करा देवे। दूसरा एक, जमीन देखते तुरंत नहीं खरीद लेवे,
कुछ समय छोड़े, 10 दिन 15 दिन महीना भर, अगर विवाद होगा तो भी सामने आ जाएगा, आपकी हलचल हुई, बाउंड्री हो रही है, जो भी हो रहा है तो आपके सामने सारी बात आ जाएगी। आपका भी अगर प्रॉपर्टी संबंधी कोई मामला है या कोई विवाद चल रहा है तो आप मुझे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मेरे चैनल पर मैं अलग अलग तरह के विवादों के संबंध में, जमीन जायदाद संबंध में या कोर्ट में जो चलने वाले मामले हैं उनमें उनके संबंध में वीडियो बना रहता हूँ। तो आपको अगर चैनल पसंद आया तो आप चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।